नमस्कार दोस्तों। अभी हमें पता है कि कुछ दिनों पहले यूएस ने कुछ कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए, जिन कंपनीज के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो आर्म्स और ऑयल ट्रेड हुआ है उनको जो है हेल्प किया है उस पूरे ट्रेड को इन कंपनीज ने। अभी इसमें ऑब्वियस सी बात है, एक कंपनी जो है वो नॉर्थ कोरियन कंपनी है, इसमें दो कंपनी जिन पे सैंक्शंस लगे हैं वो रशियन कंपनीज हैं, और इवन यूएस ने दो इंडिविजुअल्स के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए थे, और ये सब कुछ पिछले वीक में हुआ था। अब हुआ क्या है कि इसी को फॉलो करके यूके ने भी अभी फ्रेश सैंक्शंस लगा दिए हैं उन्हीं सेम कंपनीज पे जिनके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे। यूके का साफ कहना है इसमें, क्योंकि हमारे जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं वो सैंक्शंस लगा रहे हैं इन कंपनीज के ऊपर, तो इसीलिए हम भी इनको पूरी तरीके से इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, इनको बैन कर रहे हैं। अब यूएस का एक्चुअल में शुरू से जब ये पूरा रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तो यूएस ने स्टार्टिंग से ही कहा था कि ये जितने भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं रशिया के, ठीक जैसे ईरान, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ये सब जो है ये लोग, ईरान ने शहीद ड्रोन्स दिया है रशिया को बड़ी मात्रा में जिसको यूक्रेन के अंदर में यूज किया गया, और नॉर्थ कोरिया ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स दी हैं रशिया को, और उसके बदले में रशिया ने इन दोनों कंट्रीज को, मतलब इन दोनों, ईरान को तो खैर कह देगा, नॉर्थ कोरिया को भर के ऑयल दिया है। और ये जो रीसेंट ट्रेड हुआ है ये ऑयल फॉर वेपन्स ट्रेड हुआ है, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दी है रशिया को और रशिया ने भर के ऑयल नॉर्थ कोरिया तक पहुंचाए हैं, और इसीलिए इन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस हम लगा रहे हैं। अब कहा गया है, यूके के द्वारा ये साफ कहा गया है कि यूके ने इसमें 3 कंपनीज, जो 2 इंडिविजुअल्स है, रशियन इंडिविजुअल्स है, उनके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, और 3 कंपनीज के ऊपर इसमें सैंक्शंस लगाए हैं। अब ये खुद कहना है ब्रिटिश का, और ब्रिटिश ने, मतलब यूके ने इस चीज़ साफ कही है कि भाई रशिया ने तो अपना खुद का जो रिजोल्यूशन पास हुआ था यूएन में उसी को ब्रेक कर दिया। अब एक्चुअली में क्या हुआ था कि यूएन के अंदर में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कई सारे रिजोल्यूशंस हैं। अब इसमें यूके का कहना यह है कि बेसिकली देखो, यूएन के अंदर में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था नॉर्थ कोरिया के अंदर में, एक क्या 9, कम से कम 9 रिजोल्यूशंस जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में पास हुए हैं, और नॉर्थ कोरिया के ऊपर यूएन ने बहुत इंपॉर्टेंट सैंक्शंस लगाए हुए हैं। उन सैंक्शंस में से एक सैंक्शन ये है कि कोई भी कंट्री जो कि यूएन की मेंबर है वो नॉर्थ कोरिया के साथ किसी भी तरीके का आर्म्स ट्रेड नहीं कर सकती है, लीगल आर्म ट्रेड नहीं कर सकती है। अगर वो आर्म ट्रेड करती है तो जो कंपनीज ये आर्म्स ट्रेड में इन्वॉल्व होंगी उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाया जाएगा, और उनको माना जाएगा कि इन्होंने यूएन का रिजोल्यूशन वायलेट किया है। अब ये रिजोल्यूशन एक्चुअली में शुरू कब हुआ था मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये रिजोल्यूशन जो है वो साल 2003 में नॉर्थ कोरिया ने क्या किया था कि एनपीटी से खुद को हटा लिया था। एनपीटी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब एनपीटी बेसिकली क्या काम करता है? एनपीटी इस चीज़ के ऊपर काम करता है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, कि जो भी कंट्रीज अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रही हैं, या जो भी कंट्रीज अपने यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से ह्यूमन काइंड या मैन काइंड को खतरा है, तो ये एनपीटी उस चीज़ को रोकता है बेसिकली। तो उससे क्या किया था कि एनपीटी का पहले मेंबर हुआ करता था नॉर्थ कोरिया, लेकिन किम जोंग उन में 2003 में इससे हटा लिया था खुद को, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगे। नॉर्थ कोरिया के ऊपर इल्ज़ाम ये लगे कि 2006 से ही ये अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को लगातार बढ़ा रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया की वजह से साउथ कोरिया को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, मैनकाइंड को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और इसी के बाद एक रिजोल्यूशन मूव किया गया था, एक नहीं टोटल 9 रिजोल्यूशंस, अलग अलग रिजोल्यूशंस मूव किए गए थे यूएन के अंदर में, और उन रिजोल्यूशंस को पास कर दिया था, और इसमें रशिया ने उन रिजोल्यूशंस के फेवर में वोट किया था। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और रशिया ने उन रिजोल्यूशंस के फेवर में वोट करने के बाद साल 2013 में नॉर्थ कोरिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे, जिसमें एक सैंक्शन ये था कि कोई भी कंट्री नॉर्थ कोरिया के साथ ऑफिशियल आर्म्स ट्रेड नहीं कर सकती है। अब ये जो साल 2013 में सैंक्शंस लगे थे, इसमें रशिया के पास वीटो था, क्योंकि ये सारे सैंक्शंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगाए थे ऑब्वियसली, तो यूएनएससी में अपना वीटो यूज़ करके रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर ये सैंक्शंस लगवाने से बचा सकता था, पर रशिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसी के ऊपर, इसी कड़ी में यही चीज़ जो है यूके कह रहा है कि भाई रशिया ने तो खुद सैंक्शंस को वीटो नहीं किया था उस टाइम पर, जब उन्होंने खुद उस सैंक्शंस को वीटो नहीं किया था, तो अब फिर उनको, मतलब वो एक तरीके से उसके फेवर में थे उन रिजोल्यूशन के जो यूएन में पास हुए नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में। अब फिर से ये नॉर्थ कोरिया के साथ आर्म्स ट्रेड करके उन्होंने उस रिजोल्यूशन को, जो खुद जिसके फेवर में इन्होंने वोट किया था, उसको वायलेट किया है पूरी तरीके से, और इसके लिए रशियन कंपनी के खिलाफ और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सैंक्शंस लगने ही चाहिए। अब ये जो सैंक्शंस हैं जो अभी लगाए गए हैं, ये एक नॉर्थ कोरिया की कंपनी है, इसका नाम है पाइंग यांग सान शिपिंग। अब इस कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रशिया से नॉर्थ कोरिया पहुंचा है उसको इसी कंपनी ने पहुंचाया है। और दूसरी कंपनी जिसके ऊपर सैंक्शन लगा है उसका नाम है टॉप लीवो बंकरिंग कंपनी लिमिटेड। अब ये टॉप लीवो बंकरिंग कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जो व्लादिवोस्टोक का पोर्ट है रशिया के अंदर में, जो व्लादिवोस्टोक का रीजन है जहाँ पर 4 पोर्ट्स हैं रशिया के अंदर में, वहाँ पर जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डॉक हुआ है वो इस कंपनी ने डॉक किया है, तो इसीलिए इन दोनों कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब रशिया ने एक पूरा सेकेंड गेम खेलना शुरू किया है इसमें। ये देखो, ये रशियन मैप है, और रशिया का ये पूरा रीजन है,
यहाँ पर आपको सेंट पीटर्सबर्ग का पोर्ट दिख रहा है, लेकिन ये रीजन क्या है, ये यूरोप के साइड में पड़ता है और आपको पता है कि इधर के साइड में सारे नेटो मेंबर्स भरे हुए हैं जिनकी तरफ से पूरा रशिया घिरा हुआ है। इसलिए रशिया अपनी इंपॉर्टेंट आर्म्स ट्रेड या पेट्रोलियम ट्रेड यहाँ से कर नहीं सकता है। दूसरी चीज़ जो है, नीचे के साइड से अगर इनको ट्रेड करना है तो वहाँ पर टर्की खड़ा है और टर्की के पास डार्डनल्स से क्रॉस करके टर्की को क्रॉस करना पड़ेगा इवेंचुअली, तो वो भी रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है बिकॉज टर्की इज ऑल्सो अ नेटो मेंबर। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि रशिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ कि ये जो नीचे व्लादिवोस्टोक का रीजन आप देख रहे हो, ये रशिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है आज के टाइम पर, क्योंकि जितना भी आर्म्स ट्रेड करता है रशिया, अपना जितना भी पेट्रोलियम ट्रेड कर रहा है अभी एशिया के अंदर में, लार्जली चाइना के साथ, इंडिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, वो सब कुछ इधर से कर रहा है और इसीलिए ये रीजन रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो ये ट्रेड हुआ है रिसेंट में नॉर्थ कोरिया के साथ में, ये ट्रेड भी यहीं पर हुआ है व्लादिवोस्टोक के रीजन में। आपको यहाँ नीचे व्लादिवोस्टोक के रीजन में ये पोर्ट्स दिख रहे होंगे और इसी में से जो वोस्टचनी का पोर्ट है वहीं पर ये ट्रेड जो है इस बार किया गया है। और वोस्टचनी का जो पोर्ट है वो रशिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जो बाकी के 3 पोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जितने भी व्लादिवोस्टोक के रीजन में पड़ते हैं। और इसीलिए इस पूरे एरिया को सिक्योर करने के लिए रशिया ने चाइना से बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना रखे हैं, बिकॉज जस्ट इस रीजन के नीचे, व्लादिवोस्टोक के रीजन के नीचे चाइना की बाउंड्री शुरू हो जाती है और इसीलिए चाइना से अच्छे रीजन्स बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण ये व्लादिवोस्टोक का रीजन है। बिकॉज अगर चाइना से भी यहाँ पर खराब कर लेगा रशिया तो फिर उसके पास कोई और वे नहीं होगा इंटरनेशनल वाटर्स में जाने के लिए। ऊपर का जो रीजन आप देख रहे हो ये पूरा आर्कटिक का रीजन है और ये साल में, मतलब समझ लो आप, साल के 10 से 11 महीने जमा ही होता है, तो यहाँ से ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। हालांकि अब यहाँ पर भी रूट क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे, बट मेजरली ये नेविगेटेड रूट नहीं है, इसलिए रशिया इसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो रशिया के पास अभी व्लादिवोस्टोक का जो रीजन है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है और इसीलिए चाइना के साथ लगातार अच्छे रिलेशंस रशिया बिल्ड कर किए जा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी टीम ने हमारी जो वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस है उसके लिए 1 घंटे की एक मास्टर क्लास रखी है जो कि जियोपॉलिटिक्स के ऊपर कंडक्ट की जाएगी। ये मास्टर क्लास की सबसे खास बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये लाइव होने वाली जो एक बहुत इंटरैक्टिव सेशन होगा। ये मास्टर क्लास मैं ही लेने वाला हूं, तो आपको सिंपल क्या करना है, 21 मई को ये मास्टर क्लास रखी गई है, 7 PM पर आपको इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लेना। ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर होगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया जहां पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हो। अब इस मास्टर क्लास में आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें हम काफी डिटेल में कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे और कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स को एक बार आपने उसकी घटनाओं को, जितनी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी सबको डिटेल में समझ लिया तो आपको एग्जैक्टली अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चल रहा है, कौन कौन से एक्सेस बने हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, वो सब कुछ बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम जियो इकोनॉमिक्स का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जियो इकोनॉमिक्स की जो प्रेजेंट डे में रेलेवेंस है उसको भी काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये मास्टर क्लास काफ़ी फायदेमंद होने वाली है आपके लिए, इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।